सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातों के दावे वादे और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। कहीं पुराने इत्तेहादियों के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो कहीं मुसलसल तुंदो तेज तंस के तीर बरसाए जा रहे हैं। कमोबेश हर जमात इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है। धड़ाधड़ वर्कर कन्वेंशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। कोई तजर्बे की बुनियाद पर जोड़ तोड़ कर रहा है, तो कहीं नौजवान क़यादत की आवाज़ें गूंज रही हैं। मुस्लिम लीग नून तो बदस्तूर बिलावल भुट्टो जरदारी के लफ्जी तीरों के निशाने पर है। आज चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब साबिक वजीर खारजा ने पुराने सियासतदानों से सियासत छोड़ने का मुतालबा भी कर दिया और कहा कि पुराने सियासतदान आजकल की नहीं सोचती। बल्कि बिलावल ने मजीद कहा कि उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मदरसों में बैठे जवानों के लिए दुआ करें। पुराने सियासतदान हैं जो आजकल कल के लिए नहीं सोचते हैं, इसलिए नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी स्पीच में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जिस अंदाज में बुजुर्ग सियासतदानों को निशाना बना रहे हैं, तो अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो भी जाए तो इस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा, एक नजर जरा इस पर भी डाल लेते हैं। तो जनाब, 68 साल को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जीरक सियासतदान, लेकिन बुजुर्ग हो चुके हैं। साबिक वजीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा 90 साल सैयद कायम अली शाह तो बहुत पहले ही ये लिमिट ही क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त के साथ ही नजरियाती कारकुन और जाले 81 साल सेनेटर ताज हैदर को भी हम सियासत के बजाय मुल्क को कौम के लिए दुआएं करता देखेंगे। पीपल्स पार्टी और उसके कायदीन के मुतादिद केसेस में दिफा करने वाले मुल्क के सीनियर कानूनदान 76 साल फारूक एच नाइक भी कानूनी बोझ उठाने के बजाय दुआ के लिए हाथ उठाते नजर आएंगे। साबिक वजीर आजम और पार्टी के सीनियर रहनुमा 70 साल यूसुफ रजा गिलानी और 70 साल राजा परवेज अशरफ भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की मान लें तो इसी कैटेगरी को टच करते नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस फरमाइश को पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट और सीनियर सियासतदान 70 साल मियां रजा रब्बानी को भी फिर तो सियासत से रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। और सीनियर कानूनदान और पार्टी के सीनियर रहनुमा 70 साल नैयर हुसैन बुखारी भी इसी कैटेगरी में नजर आते हैं। साबिक वजीर इत्तलात और तर्जुमान पीपल्स पार्टी 79 साल मौला बख्श चांडियों को भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल करते हुए अब घर बैठ जाना चाहिए। 73 साल सेनेटर निसार खोड़ो जो पीपल्स पार्टी की सीसी के मेंबर भी हैं, उसके साथ साथ पार्टी के देरीना साथी भी हैं, कारकुन भी हैं, जियाले भी हैं, उन्होंने भी सियासत को खैरबाद कह देना चाहिए। उन्हीं बुजुर्गों में हर बार मुंतखब होने वाले 80 साल जियाले बुजुर्ग नवाब यूसुफ तालपुर भी शामिल होंगे। अब अगर बुजुर्गी की वजह से तमाम सियासतदान सियासत छोड़कर मुल्क को कौम के लिए दुआएं करने बैठ जाएं तो पीपल्स पार्टी का फिर दिवालिया निकल जाएगा। तो नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के बुजुर्ग सियासतदान पर की जाने वाली इसी तनकीद पर मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क बयानात में साफ नजर आता है। JUIF के सरबराह ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब, मौलाना साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बुजुर्ग सियासतदानों को कह रहे हैं कि जनाब या तो मदरसे में बैठ जाएं या फिर घर में बैठ जाएं, लेकिन सियासत को खैरबाद कह दें। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब बच्चे और बुजुर्ग सियासतदान के दरमियान जो बयानात का फर्क है वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। लेकिन ये बातें अपनी जगह पर, ये बुजुर्ग सियासतदान नौजवान सियासतदान की बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर तीर साधे हुए हैं, वो मुसलसल तीर बरसा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब पिछली हुकूमत यानी जो 14-18 महीने की 16 महीने की जितनी भी मुद्दत की ये हुकूमत थी PDM और उसके इत्तेहादियों की, जिसकी कैबिनेट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, ये डिलीवर इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि जिनकी हुकूमत थी उन्होंने काम करने के बजाय बदला लेने को तरजीह दी। उनका यह कहना था कि जनाब कि वो बदला ले रहे थे, सियासी इंतकाम ले रहे थे, सियासी इंतकाम लेने की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर ये बात आप वजीर खारजा की हैसियत से
3 महीने पहले कहते तो यकीन जानिए इस बात में काफी ज्यादा वजन होता, क्योंकि उस कैबिनेट के आप मेंबर थे और अगर आप ये बात कर रहे होते तो लोग शायद आपकी बात पर ज्यादा यकीन करते। लेकिन अगर हम यही बातें मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा के सामने रखते हैं तो वो इस सारी बातों को बड़ा लाइटली लेते हैं। वो कहते हैं जनाब इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस आने से पहले जो सूरत हाल होती है, मामलात होती है, कोई गुफ्तगू शुनीद तो करता है तो कोई तंज तीर भी करता है, कोई तीर के तंज बरता रहा होता है, कोई इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, जाहिर सी बात है ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि उन्होंने कोई काम या कोई चीज़ डिलीवर तो की है नहीं, इसलिए वो दूसरों पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और इसी वजह से इस चीज़ को आके लेके बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डाली जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद लीडर हैं जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड नजर आते हैं। वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, वो मुसलसल कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो मुसलसल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो मुसलसल खिताबात कर रहे हैं। उन खिताबात में क्या बात है वो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी एक पहला जलसा किया, बड़ा शानदार बड़ा जलसा था। नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब की बात की जाए तो भी कोई इतना बड़ा जलसा नहीं कर रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद होने के ख्वाब देख रही है, उसको अमली जामा पहना रही है, लेकिन एक ही लीडर इस वक्त नजर आ रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि अब और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उनका मुस्लिम लीग नून से झगड़ा क्या है? उन्हीं के कैबिनेट के मेंबर थे, शहबाज शरीफ साहब को कहते थे कि जनाब ये नून लीग के वजीर आजम नहीं, ये हमारे वजीर आजम है। बल्कि वो तो जज्बात में इतने आगे बढ़ गया, उन्होंने कह दिया कराची को भी एक ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब की जरूरत है। तो उस वक्त क्या उमर तकाजा नहीं कर रही थी कि जनाब आप घर बैठे हैं या मदरसे में बैठे हैं? क्या उस वक्त इत्तेहादियों वाले मामला थे? क्या उस वक्त शीर शकर वाले मामला थे? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जनाब। फैसल करीम कुंडी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो इलेक्शन मुहिम है उसमें साथ दे रहे हैं, केपी के अंदर मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे फैसल साहब ये सवाल करूंगा, पीपल्स पार्टी का अगले इलेक्शन के लिए मंशूर ये कौन बनाएगा? ये पार्टी तो बनाती है, लेकिन इसकी मंजूरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देंगे या फिर आसिफ अली जरदारी साहब देंगे? किसकी पॉलिसी पर अमल पैरा होगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मंशूर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो है वो लेकर जो है अवाम के पास जाएगी और पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। पॉलिसी जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी सीसी के साथ, अपने पार्टी के को चेयरमैन के साथ मशावरत के साथ जो है वो पॉलिसी आगे लेकर जाते हैं। तो जो सीसी अप्रूव करती है तमाम मशावरत के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चले ये बात तो डन हो गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारती मंशूर आगे बढ़ाया जाएगा और वो तमाम बातें होंगी। लेकिन ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, तो आज आप भी ये बात कहते हैं और कहते हैं कि बिलावल साहब को भी पूरा एतमाद है, तो ये बात, ये बहस ही खत्म हो जाएगी कि जनाब दोनों के दरमियान कोई तजाद है? बिल्कुल, हमारी तमाम पार्टी को इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमिश्नर पे बिल्कुल एतमाद है। हमारी ये सोच है और ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। उसमें जो है इलेक्शन के अंदर जो है आरटीए सिस्टम ना बैठे, आरओ इलेक्शंस ना हो, धुंध का माहौल ना हो जिस तरह माजी में हुआ है। हमें अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल एतमाद है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और जो है आसिफ अली जरदारी साहब को, हमारी पार्टी को। और हम इस उम्मीद के साथ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेगी। जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उसमें जो बिलावल साहब की जो चीज़ें हैं वो एक और चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं कि जो हमारे सिविलियन इदारे हैं वो क्या बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट कर रहे हैं? जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन से सी ऑफ किया गया, फॉरेन ऑफिस के थ्रू हाई कमीशन को सी ऑफ किया, और यहाँ पर जो है आप देखें कि जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिला या उनको जो भी आपके प्रोटोकॉल का है या उनके जिस तरीके से उनकी आवभगत यहाँ पर हुई या उनको जो ट्रीटमेंट मिल रही है, क्या हमारे मुल्क में 5 साबिक वज़ीर आज़म फिर रहे हैं उनको भी मिल रही है? अगर उनको नहीं मिल रही है और मियां नवाज शरीफ साहब को मिल रही है तो मतलब है कि इदारे न्यूट्रल नहीं है। अच्छा। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसमें गवर्नर हाउस पंजाब में अपनी पार्टी की मीटिंग्स करते हैं तो एक सवालिया निशान है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में। तो ये चीजें जो है हम साथ साथ जो है हम ये बता रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा हमें इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने हर पिच पे जो है वो इलेक्शन लड़ा है। हमने डिक्टेटर जो है वो ज़िया-उल हक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, हमने डिक्टेटर मुशर्रफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है और हमने बाकी इलेक्शन भी लड़े हैं। और ये इलेक्शन हर नामासाइद हालात में इलेक्शंस लड़ा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप जो करते हैं, आप ये बात कहते हैं कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, लेकिन इसका इज़हार आसिफ अली जरदारी साहब नहीं करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पर हमें मुकम्मल एतमाद है। अब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि जनाब एतमाद किस तरह से है, धुन ना आ जाए, आरटीएस ना बैठ जाए।
अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की आप बात करते हैं, फिर आपने कहा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुन के आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल कमजोर नहीं हुई। हम आज भी कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद है। अच्छा। और हम ये इलेक्शन कमीशन को हमने सिर्फ क्योंकि हम उनको ये बता रहे हैं, और निगरान हुकूमत कम से कम, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है। निगरान हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनके वज़रा, उनके जो है चीफ मिनिस्टर उनके बैठे हैं। हम वज़ीर आज़म को बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपके खासकर पंजाब के जो हुकूमत है वो नहीं दे रही है, न दे। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं भी मिली, उसके बगैर भी हमने इलेक्शन जीते हैं। सही है। हम अवाम के जोर से इंशाल्लाह दोबारा भी इलेक्शन जीतेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं सर। चित्राल में आज गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, बड़ा धुआंधार उन्होंने खिताब किया। एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दुश्मनियां निकालने पर लग गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, दुश्मनियां निभा रही थी। बिलावल साहब ने क्यों कहा ये बात? किससे दुश्मनियां निकाली गई हैं? क्या मामला हुए हैं? 16 महीने की हुकूमत को कोई ओन क्यों नहीं कर रहा है सर? क्या ये इसको ओनिंगशिप क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक अमर ये होता है कि जब भी पंजाब से वज़ीर आज़म आते हैं, उनकी एक ही काम होता है कि वो जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। चाहे वो पीटीआई के चेयरमैन थे, वो कहते हैं मैं सबको जेल में डाल दूंगा, इनसे जो है वो जेल के मैनुअल जो उनका है उससे मैं जो है एसी उतरवा दूंगा, क्यों घर में से खुराक आती है, क्यों ये होता है, क्यों होता है। आज खुद जब वो जेल में गए तो वही मराद खुद मांगते हैं, और फिर जो है FIR मतलब है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में FIR काटते हैं, जो कुछ चीज़ करते हैं। यही वतीरा जो है PMLN के जब उनकी हुकूमत आई, उन्होंने अपने जो है वो सियासी मुखालफिन के साथ ये काम करना शुरू किया। हमने कहा कि हमें तरक्की की तरफ जाना चाहिए, हमें लोगों के मुतालिक सोचना चाहिए, उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको मराद क्या दे सकते हैं, उनकी जो है गुर्बत में कमी कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। हमें जो है ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। आप देखें 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, कोई भी सियासी कैदी आपको नजर नहीं आएगा कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो या कोई हमारे हुकूमत में कोई सियासी कैदी रहा हो जेलों में। चले, ये बात भी हो गई सर। ये बाबा का शोर क्यों आपने शोशा छोड़ दिया है, या आप ये शोर क्यों मचा रहे हैं कि बाबा या 70 साल के बूढ़े? अब आप मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं कि वो मदरसे में बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो घर के अंदर बैठे हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए तो सर आपकी आधी जमात में तो तकरीबन 60 से लेकर 70 के करीब लोग हैं जो इस एज को टच कर रहे हैं। तो ये आप अपनी भी जमात पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे इसकी, अगर बिलावल साहब की बात को मान लिया जाए? बिल्कुल। उनका ये बाबू से मुराद सीनियर हमारे पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने आज भी कहा कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे लिए बायसे एहतराम है। और आप हमारी पार्टी के कहते हैं, हमारी पार्टी के जो हमारे सीनियर हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब, वो अभी सबसे मेरे ख्याल में जो सीनियर पॉलिटिशियन में सबसे जूनियर है, क्योंकि उनकी अभी एज 70 साल नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रांजिशन कर ली है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मेरे नेक्स्ट वजीर आजम जो है पार्टी के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। हम यही कहते हैं कि मियाँ साहब भी अपनी बेटी पे और अपने भतीजे पे एतमाद करें, इनको आगे लेकर आएँ, मौलाना साहब अपने बेटे को आगे लेकर आएँ, और साथ साथ चौधरी जो है परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी अपने बेटे को लेकर आएँ। कल मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमें छोटों या बच्चों को हवाले नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब 2018 में इलेक्शन हुआ और एक सिलेक्टेड आया, तो मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब ने कहा कि हमने हल्फ नहीं लेने इस असेंबली में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वही लीडर थे जो उनके पास गए, उनको उन्होंने कायल किया कि आप हल्फ लें, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है इनकी जदोजहद करेंगे। फिर जब ये सारी चीजें चलती रही, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसपे PDM की बुनियाद रखी गई, और उस PDM के प्रेसिडेंट जो है मौलाना फजल रहमान बने। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस्तीफे दें असम्बलियों से और आप सिंध हुकूमत खत्म करें। हमने कहा नहीं, अदम एतमाद के जरिए इस हुकूमत को हटाएंगे। और फिर वही अदम एतमाद था जिसके जरिए हमने जो है अपने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया, मौलाना साहब के बेटे को वफाकी वजीर बने, और साथ उनके बाकी वज़रा भी थे। ये एक नौजवान जो है सियासतदान की जो है वो दूरअंदेशी थी। हालांकि सीनियर पॉलिटिशियंस को इस्तीफे देना चाहते थे, असम्बली से भागना चाहते थे, और फिर हम PTI की तरह रो रहे होते कि जी ये देखें कि हमने इस्तीफे दे दिए, हमारे इस्तीफे वापस कीजिए। तो ये दानिशमंदी एक नौजवान सियासतदान की थी। सर, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना नई नई इस्तिलाह लेकर आते हैं, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, कभी कहते हैं जनाब वो लाडला है, कभी उसको कुछ कह देते हैं, कभी कुछ मामला कर देते हैं। अब उन्होंने बाबा का शोर छोड़ दिया। वो बात आपकी दुरुस्त है कि जनाब ये जो लेकर आए मामलात, ये तो नौजवान एक क़यादत लेकर आई, वरना बाबाओं ने तो सोच लिया था कि इस्तीफे दे देने। सर, ये उन्हीं की तो आपने सरबराही में हुकूमत बना ली, उस वक्त ख्याल नहीं आया कि ये? देखिए, इस वक्त आपकी मेजोरिटी जो है 60% से ज्यादा जो है आबादी यूथ की है, और यूथ के मसाइल समझ सकती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और जो 18वीं तरमीम को भी जो है वो कहते हैं कि आके 18वीं तरमीम भी खत्म करेंगे, उसी 18वीं तरमीम के जरिए हमने 30वीं दफा वज़ीर आज़म का जो है वो खत्म किया कि 30वीं दफा भी आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अच्छा। अब वो अगर 4थी दफा भी सिलेक्टेड की लाइन में लग जाएं,
जो हम कहते थे कि वो लाडला है, तो अगर 2017 वाला भी लाडला है तो हम एक और लाडले को क्या बर्दाश्त करें? चौथी दफा भी अगर आप सिलेक्शन के जरिए आना चाहते हैं तो ये क्या आप मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपको बयानिया जो वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला कहाँ पर गया? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को जो है वो मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम वोट करे, चाहे वो PMLN के लिए करे, चाहे वो PTI के लिए करे, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, अवाम का मैंडेट जिसको मिले उसी को हुकूमत करनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब 10 रोज के बाद बिलावल भी मान जाएंगे कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ रही है, तो ये 10 रोज का काउंटडाउन मैं कब से शुरू करूं आपकी इजाजत के साथ? ये कब से हो जाएगा जब बिलावल साहब मान लेंगे? राना सनाउल्लाह वगैरह को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। कभी वो कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, कभी कहते हैं हमारा मैच फिक्स हो गया है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। आखिर में पता चलेगा कि हम दोबारा जो है हमें बयानिया उठाना चाहिए 2017-18 वाला, जो कि पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि जिनका जो बयानिया था, उनके लीडर का बयानिया था लंदन वाला, उसी को उठाएं, क्योंकि वो बयान तो उन्होंने बंद कर दिया और लंदन में छोड़ा है। अब कौन सा बयान है मुझे बताएं? एक वाहिद लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो इस वक्त वर्कर कन्वेंशन भी कर रहे हैं, आवाम के अंदर है जी। और PMLN जो है वो बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। कभी वो कराची भाग रही है, कभी वो कोटा भाग रही है, कभी वो पेशावर भाग रही है। आप कंपेयर करें, मोहतरमा शहीद जब पाकिस्तान आई थी, लोग मतलब है कि दिनों और हफ्तों के इंतजार में थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से हम मुलाकात करें और उसके साथ हम पॉलिटिकल बातचीत करें। और मियां साहब खुद दर्द बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं, कभी तीसरे के पास जा रहे हैं। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं सर। JUI के साथ इत्तेहाद हो सकता है 2024 के इलेक्शंस में? हो सकता है इत्तेहाद, क्योंकि उन्होंने, आपने तो कह दिया ना कि उनको मदरसे में बैठ जाना चाहिए। कर रहे हैं इत्तेहाद? मुलाकात हुई है कोई? देखिए, हमारे साथ कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ और ना हमारा कोई है कि हम कोई पॉलिटिकल अलायंस करें किसी पार्टी के साथ। शायद हमारी सीट असेसमेंट किसी न किसी जमात के साथ कुछ ना कुछ जगहों पे हो जाए। हम अपने मंशूर के तहत जो है अपने अवाम में जाएंगे, अपना मंशूर लेकर लोगों में जाएंगे और उनसे जो है अपना वोट मांगेंगे। हमारे अगर इत्तेहाद है, हमारी नजरें इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन के बाद की हैं। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद में जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत करेगी नंबर गेम के हिसाब से। नंबर गेम होगी, हम नंबर गेम लेकर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे नंबर गेम ज्यादा हैं और हमें हमारा हक बनता है कि हमारे पार्टी का जो है। ये बात भी होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सियासी तन्हाई का शिकार नजर आ रही है। हर कोई अलायंस बना रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी से अलायंस ही नहीं बना रही है। तो सियासी तन्हाई में जाएंगे 2024 के इलेक्शंस में? देखिए, जब 8 फरवरी को जब रिजल्ट निकलेंगे और 9 फरवरी को इंशाल्लाह हम डिबेट करेंगे, तो वहाँ बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। अच्छा। हमेशा हमारे मीडिया के दोस्तों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपको हुकूमत बनाकर दिखाई। अभी भी अगर आप देखें, जब बदम एतमाद था तो बहुत सी सियासी जमातें, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा कि हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे, लेकिन आप हमारी गारंटी लेंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। चले सर, ये तो खैर वक्त बताएगा 2024 में आप हुकूमत बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम की बात की जा रही है। जरदारी साहब जब सदर थे तो ये 18वीं तरमीम लाई गई थी, सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इससे खुश नजर नहीं आती और बरमला इसका इजहार कर रही है कि जनाब इसमें तरमीम करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी इशारों के नाम में बात करती है, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही, ये बात कहती है जनाब अभी ये डिस्कशन नहीं हो रहा, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बरमला इसका इजहार किया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने की वजह यही होगी कि 18वीं तरमीम में तरमीम की जाए। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की, जिसमें जो है वो सारे सिग्नेटरी हैं, जिसमें PMLN मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में जो है कोई भी जो है इसमें कभी भी वो नहीं होगी कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए मियाँ साहब को तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनाया गया था, जब उन पर पाबंदी लगाई गई कि 2 दफा से ज्यादा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लिहाजा पहले तो यह 2/3 मेजोरिटी लें। यहाँ पर तो उनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं आ रही। 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे, जब गिने जाएंगे वोट और जब मेंबर्स आएंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि आप हुकूमत तो पहले बना लेना, उसके बाद 18वीं तरमीम की आप बात करें। अच्छा सर, आपने ये बात भी बोली है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोली है कि जनाब ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये टिकटॉक की हुकूमत थी। अच्छा, फिर वही कहते हैं कि जनाब अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो ये अशराफिया की हुकूमत आती है। चलें सर, नून लीग की हुकूमत अगर अशराफिया की हुकूमत होती है तो अभी ये 3 महीने पहले जिसकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसके कैबिनेट में बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, ये अशराफिया की हुकूमत नहीं थी तो फिर ये किसकी थी सर?
देखिए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो पीएमएलएन ही ओन नहीं करती। क्या कभी आपने सुना है नवाज शरीफ साहब को, या किसी भी आपके टीवी प्रोग्राम में आते हैं हमारे पीएमएलएन के दोस्त, कभी आप उन्होंने सुना है कि उन्होंने 16 महीने को ऑन किया हो? क्या नवाज शरीफ साहब की पुरानी हुकूमत जो 2013 में थी उसकी बात करें, 16 महीने की हुकूमत की बात ना करें। वो तो शहबाज शरीफ साहब को ऑन नहीं करते, वो हमजा शहबाज के जो है चंद दिन को ऑन नहीं करते। बात यह है कि हमने उस वक्त भी कहा कि देखें, हम टिकटॉक की हुकूमत ये थी कि वो सारी सोशल मीडिया की हुकूमत थी। सोशल मीडिया में उन्होंने नौजवानों को पीटीआई के चेयरमैन ने क्या सिखाया कि आप जो है वो गालम गलोच करें, किरदार कशी करें। सही है। आप अगर उनके खिलाफ प्रोग्राम करें, आपकी ट्रोलिंग होगी। कोई और उनके खिलाफ कोई बात करे तो ट्रोलिंग हो, गालम गलोच हो। तो यही बात उन्होंने की कि ये चीज़ होती है। और जो पीएमएलएन के दौर में होता है वो ये अशरफिया जो मिल मालकान है, जो जोन में नहीं ला सके। जब सही तक है। आप इन एलीट क्लास को टैक्स जोन में नहीं लाएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप हमेशा तनख्वाहदार तबके को, आप मिडिल क्लास को टैक्स जोन में लाते हैं, उनसे चीज़ें रिकवर करते हैं बनिस्बत के जो है जो अशरफ है उनको टैक्स जोन में लाना चाहिए। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल करीम टुडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सवालात के जवाब दे रहे थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात कही है कि मौलाना फजल रहमान साहब को अब मदरसे में बैठ जाना चाहिए, नौजवानों के लिए दुआ करनी चाहिए, तो इसका जवाब लेंगे हाफिज हुसैन अहमद साहब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जेयूआई के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ये 70 साल के बाबाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? इन तमाम सवालात की बात करेंगे। और फिर नून लीग से भी मुलाकात हुई है, क्या वाकई में नून लीग के साथ इत्तेहाद बन के आगे 2024 के इलेक्शंस में जेयूआई देख रही है कि क्या मामलात होंगे? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह करम है। हाफिज साहब ये बताइएगा, ये सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये बाबाओं का बड़ा जिक्र हो रहा है आज, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, ये आपके इत्तेहादी रहे हैं पिछली हुकूमत के अंदर, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब अब बाबाओं को बैठ जाना चाहिए, या तो वो घर के अंदर बैठ जाएं या फिर मदरसे के अंदर बैठ जाएं, नौजवानों के लिए दुआ करें। वैसे तो मौलाना साहब का बयान आया है, लेकिन आप क्या कहेंगे सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बरखुरदार बिलावल भुट्टो का ताल्लुक़ है तो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ इस्लाह भी की है। कल की उनकी जो तकरीर है उसमें यकीनन उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया है जो शुरू की चंद तकारीर में की थी। देखिए, जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक़ है तो यकीनन बड़ों की दुआएं हर वक्त इंसान को लेनी भी चाहिए और उसके लिए इंसान जद्दोजहद भी करे। लेकिन जब किसी तहरीक के हवाले से मैदान अमल में कूदते हैं तो उस वक़्त दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत वज़ीर आज़म बनने के। लेकिन आपने अजीब सूरत हाल देखी है कि जब जद्दोजहद चल रही थी 18 के इलेक्शन के बाद, जमीयत उलमा इस्लाम ने इस इलेक्शन के हवाले से जो मौक़िफ़ रखा था और उसके बाद फिर जो तहरीक चली है, और फिर सबसे बुनियादी बात यह है कि जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, अगरचे कल नासिर भाई ने कहा था कि नासिर अब्बास साहब ने पीपल्स पार्टी के कि उनके 68 साल है, 2 साल का फ़र्क है, इसीलिए वो इस बाउंसर्स में नहीं आते। मैंने कहा जी ये बात नहीं है, लेकिन क्या ये सूरत हाल सामने नहीं आई कि मौलाना फजल रहमान साहब को तमाम तर जमातों ने, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं बनिस्बत जेयूआई के, तहरीक के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, आज़ादी मार्च के हवाले से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद के हवाले से नहीं, बल्कि सिर्फ़ PDM जिसकी तश्कील ख़ुद मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने की थी, उस हवाले से भी उन्होंने सदारत के मनसब पर उसको रखा, जिस तरह PNA के दौर में मुफ्ती महमूद साहब को रखा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन नौजवानों को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आम नौजवानों की बात की जाए, साहिबजादे हों या साहिबजादियाँ हों या दूसरे मौरूसी हों, वो तो किसी न किसी हवाले से वैसे भी हमारे मुल्क के नहीं बल्कि बड़े सग़ीर के और सियासत में आते हैं। जो भी बरसर जमातें होती हैं
जैसे भुट्टो साहब के बाद जो है मोहतरमा आई, उसके बाद जो है जरदारी साहब आ गए, उसके बाद बिलावल साहब आ गए। यकीनन बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर हम आम वर्कर जो नौजवान हैं, आम वर्कर जो सुबह से शाम तक झंडे उठाते हैं, आम वर्कर जो नारे लगाते हैं, असल खिदमत वही करते हैं। अगर उनकी हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा उस हवाले से। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलावल के बजाय अगर कोई और हो तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मोरूसी सियासत नहीं, बिलावल पे भी नहीं है एतराज़। हम कहते हैं कि ये सिर्फ नारों से या जलसों से तो नहीं होगा। अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया है, लोग वोट डालेंगे, फिर वोट में अक्सरियत होगी। हो सकता है कि जिस तरह 18 माह की हुकूमत बनी, कल बाबों को फिर बैठकर सर जोड़ने की ज़रूरत पड़े और फिर वो ही किसी के सर पे ताज रखें। वो बिलावल भी हो सकता है, मरियम भी हो सकती है, एक आम और नौजवान भी हो सकता है। ये तो वो बात की बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कब्ल अज़ वक़्त तो उस फ़िज़ा को जो काफ़ी 18 माह तक सही अंदाज में था उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाए, और अगर एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नहीं हो सकता तो उसके बजाय ये कि अपने मंशूर के हवाले से बात की जाए, कौम के सामने बात रखी जाए। और ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि हमारा वज़ीर आज़म बरखुरदार जो है वो बिलावल है। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा। हर जमात को ये हक़ हासिल है, लेकिन ये हक़ तब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जब उस वक़्त सर हाफिज साहब आपकी सोच क्या है? मैं एक जनरली एक बात करूं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान को हटा के बात करूं। सर नौजवान क़यादत आगे आनी चाहिए और आगे मुल्क को लेकर आनी चाहिए, लेकिन तजुर्बा सबसे अहमियत का हामिल होता है। लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर आप मुशीर रख लें, मुशीर आपके अच्छे होने चाहिए, तजुर्बेकार होने चाहिए, लेकिन नौजवान क़यादत हो जो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे पूरी दुनिया के अंदर, तो ये ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं होती? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं यही समझता हूँ कि आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इसकी बुनियाद फिर भी मैं यही कहूँगा कि अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से है। अब बात तो बिल्कुल वाज़ेह है और बरखुरदार बिलावल का भी नाम आ गया है। अवाम अगर सब ज़्यादा वोट उनको देंगे तो उनकी पार्टी का फिर ये इस्तेकाक बनता है और उसका प्रिविलेज बनता है कि वो जिसको भी रखें। और मैं समझता हूँ कि दूसरों को उस फैसले को कबूल करना चाहिए। और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि नज़रियाती बुनियादों पर भी उनको रहनुमाई भी करनी चाहिए, और ख़ुद ही जो हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं उनको चाहिए कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि इस वक्त नौजवानों की जो तादाद है वो मुल्क के आबादी के हवाले से भी आगे है और जो ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी है। जब तक अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पे पहले भी रखा है, ज़्यादा देर तक रखे, तो उस वक़्त तक उनके तजुर्बात से नौजवानों को मुस्तफ़ीद होना चाहिए और अमली प्रैक्टिकली भी उनको आगे बढ़ा। बिलावल साहब को नाराज़गी है क्या? ये भी 3 महीने पहले तक तो एक बुज़ुर्ग सियासतदान की कैबिनेट का हिस्सा थे वो, तो उस वक्त तो वो कहते थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब उनके नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म है। फिर वो ये बात भी कहते थे कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें कराची के लिए भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतनी बड़ी बात कर दें। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब की उम्र 70 साल नहीं है, या उस वक्त लग नहीं रही थी? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि अगर यकसानियत होगी बयानात के अंदर और ताल्लुकात के अंदर और उसको एक हद तक रखा जाएगा, सियासी इख्तिलाफ को सियासी इख्तिलाफ की हद तक रखा जाएगा और उसे दुश्मनी की हद तक नहीं ले जाया जाएगा, और तो इस किस्म के बात ये की जा सकती है जिसका मफ़हूम वही हो कि वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। तो उसका मतलब ये होगा कि जब नौजवान क़यादत आएगी, बजाय इसके ये कहना कि इनको घरों में बैठना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। दुआ के लिए तो यानी हर वक्त ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा कि जब जद्दोजहद की बात आती है, तहरीक की बात आती है, तो उस वक्त आप क़यादत की बात करते हैं कि आप क़यादत करें, और जब मनसब की बात आती है तो आप कहते जी आप जाके दुआ करें। तो ये थोड़ा सा तजाद नज़र आता है इस सूरत हाल में। अच्छा सर, मौलाना साहब का हमेशा से, बिल्कुल मौलाना साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है
कि पीटीआई से इत्तेहाद हो जाता, लेकिन अगर वो सियासी तनकीद तक बाज आती, मतलब सियासी तनकीद की हद तक रहती, वो सियासी तनकीद से निकलकर जातियात की तरफ आ गई। ये बिलावल साहब का जो बयान है मौलाना साहब के लिए, या जाहिर सी बात है जिन लोगों के लिए भी होगा, 70 साल के लिए, जो भी उसके जुमरे के अंदर आ जाता है, ये जाती नौयत का बयान है। आपको लगता है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी जेयूआई का कोई इत्तेहाद हो सकता है? क्योंकि मौलाना साहब ने भी उसका बड़ा अच्छे से जवाब दिया कि जनाब एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और वाज़े तौर पर नजर आ जाता है बयानात के अंदर कि कौन नौजवान है, कौन एक्सपीरियंस का है, और पाकिस्तान को एक्सपीरियंस की आदत की जरूरत है ताकि इस बहरान से निकाल सके। पीपल्स पार्टी के साथ इन फ्यूचर कोई मुआहदा, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत में और हमारी पाकिस्तानी सियासत में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो जिसकी आप पहले नफ़ी की जाए, या आप हाल के बारे में कुछ कह सकते हैं, माजी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में तो कोई पेशिंगोई नहीं की जा सकती है। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कितनी चपकलिश थी और क्या सूरत हाल था, MQM के हवाले से क्या थी। अभी चंद माह पहले जो है ना वो 18 महीने साथ चलते रहे, इकट्ठे थे, वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर ख़ारिजा थे, और यकीनन बैरूनी दुनिया को ये बात समझाई गई कि एक नौजवान क़यादत को वज़ारत ख़ारिजा के जैसे अहम मनसब पे ला कर रखा गया। इसका मतलब ये है कि बुज़ुर्ग चाहते हैं कि नौजवान क़यादत जो है वो आगे उभरे, लेकिन किस जगह पर, किस वक्त और किस को रखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये तो कोच भी और सिलेक्शन भी का जिस तरह मनसब बनता है, तो ये मनसब उन बुज़ुर्गों का है जिसमें ज़रदारी साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, और दीगर मुस्लिम लीग के कायदीन हैं, महमूद खान साहब जो हैं, ये तमाम जितने भी हैं, ज़ाहिर है कि इन्हीं की तरबियत की वजह से ही लोग आए। और ख़ुसूसन फिर अगर उनके अपने ख़ानदान में से क्यों ये कहे कि जनाब इनको ख़त्म आगे बढ़ा जाए या दुआ के लिए किया जाए, तो मैं समझता हूँ दुआओं के साथ वोटों की भी ज़रूरत होगी, दुआओं के साथ दवा की भी ज़रूरत होगी। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाफिज़ साहब हमारे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक ज़रूर लेंगे। ब्रेक के बाद आबिद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जो फैसल करीम कुंडी साहब ने सवालात उठाएं, उन सवालात के जवाब आबिद शेर अली से जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। उनसे जरा कुछ सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आबिद शेर अली साहब, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी का आप लोगों से ये क्या झगड़ा शुरू हो चुका है? कभी ये बाबा की जिक्र आ रही है बात, कभी कहते हैं जनाब चौथी बार वजीर आजम बनने का क्या शौक है, फिर कभी कहते हैं पाकिस्तान महंगाई लीग हो गई है। अभी 3 महीने पहले तो ये आप ही के कैबिनेट का हिस्सा थे ना, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, तो ऐसा अचानक क्या हो गया? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये बचकाना गुफ्तगू है। अच्छा, बचकाना गुफ्तगू। बिलावल साहब को माजी से एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि तलखी अच्छी बात नहीं है, और वो अगर अपनी कारकर्दगी बताते सिंध के लोगों को कि जी 15 साल जो वो सिंध में वजारत आला के मनसब पर उनकी पार्टी बर्दमान रही है तवत्तर के साथ, तो ये वो बताएं कि तरमीमी लश्कर में उन्होंने सिंध की अवाम को दिया क्या है, कराची के लोगों को क्या दिया है, तो वो उस पर बात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छेड़ने की जरूरत नहीं है, नून लीग अपनी कारकर्दगी पर अवाम के पास लेकर जाएगी। अच्छा। ये पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थे, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की गुफ्तगू बिलावल साहब को भेज देती है। ठीक है, ब्लो द बेल्ट हेट करते हैं, वो चाहते हैं कि तलखी आए और हर चीज में मामलात में खराबी आए। तो बिलावल साहब के पास कहने को कुछ नहीं है, अवाम के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो किस बेस के ऊपर सिंध में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर है अपनी कारकर्दगी बजाय जब इंसान को अपनी हार नजर आती हो तो शिकस्त खुर्दा हो, तो इस तरह की बैठी बातें करते हैं वो। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी गुफ्तगू में एक बैलेंस करना चाहिए और अपनी कारकर्दगी पर बात करें। अगर कोई चीज है तो वो माजी में भी तो कारकर्दगी का जिक्र तो कर रहे हैं ना सर, वो कारकर्दगी की बात करते हैं, कहते हैं कि जनाब कारकर्दगी तो इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि आप लोग
दुश्मनी निभाने पर निकल गए थे। आप लोगों ने किसी से दुश्मनी निभाई है। वो कहते हैं जनाब पीडीएम की हुकूमत इसलिए भी नाकाम हुई कि हमारे जो इत्तेहादी थे वो अपनी जाती दुश्मनियों के मामलात में निकल गए थे। सर किससे आप लोग दुश्मनी निभा रहे थे? ये तो वो बताए ना जिनको मसला बन रहा है, और जब आपको पता है कि वो जो शिकस्त खुर्दा लोग होते हैं वो कभी इस दीवार पर टक्कर मारते, कभी उस दीवार पर टक्कर मारते, तो वो खैर मारे टकरे हमें कोई उसका नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की बैकी बातों का हम कोई उनकी हर बात का जवाब दें। ठीक है, वो अपनी अवाम के पास जाएं, हम भी अवाम में जाएंगे जब, तो अपना मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे, कारकर्दगी लेकर जाएंगे, अपना पूरा एजेंडा लेकर जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी बताए ना कि उन्होंने 15 साल हुकूमत की है सिंध में, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि सिंध में उनका पूरा उनका राज है। बताएं सिंध के लोगों को अवाम पूछ रही, कराची के लोग के पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी सिंध को देते हैं तो नवाज शरीफ कराची को ट्रांसपोर्ट देते हैं, मोटरवे देनी हो तो नवाज शरीफ साहब देते हैं, वहाँ पर पावर प्लांट लगाने हो तो मियाँ नवाज शरीफ लगाते हैं, कराची में अमन कायम करना हो तो नवाज शरीफ करते हैं। तो लोग भी फिर नवाज शरीफ ही की तरफ देखेंगे। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि यही मेरा मशवरा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो अगर मुनासिब होगा कि वो अपनी कारकर्दगी पर और जमात की जो ट्रेनिंग है उधर वो तवज्जो दें, बजाय कि अगर वो पंजाब में समझते हैं कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें और वोट मांगे अवाम से। तो अगर अवाम पंजाब से पाकिस्तान की उनको वोट देती है तो बिलावल साहब को हम कंधों में बिठाएंगे, अदरवाइज वो कह रहे हैं हम वजीर खारजा की हैसियत से अपनी कारकर्दगी बताने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग अपनी कारकर्दगी बता दें, वो तो कह रहे हैं हम वजीर खारजा के हवाले से बता देंगे सारी चीजें। नवीद कमर साहब भी वजीर थे, वजीर तिजारत, सारे वजीर तिजारत मेन वजारत होती है, जरा उसका भी जायजा ले लें। और भी इनके ऊपर मेन वजारतें इनके पास थी, जरा उसका भी जायजा पेश कर दें। तो वजारत खारजा तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो वज़रा का काम है उसको लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करना, ना कि वो अपनी सियासत को टो करें, क्योंकि वो कौमी मामलात होते हैं। सही है। तो कौमी मामलात पर साइफर का एक पखंड किया था इमरान खान, उसको भुगत रहा है ना आज। तो मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी कौमी अमानत है और इसमें कारकर्दगी नहीं होती कोई भी। कारकर्दगी आप तिजारत में लाए तो वो बताएं कि आपने तिजारत में क्या किया। आपके पास वो वाटर की वजारत थी। लेकिन सर मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट था। मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, आप लोग इससे पहले भी हुकूमत में रहे, ये हर वजीर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट तो जमा कराता होगा, लेकिन अगर वजीर आपकी जमात का नहीं है किसी और जमात का है तो वो अपनी बात करेगा, वरना ये तो कैबिनेट तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खारजा अपनी एक अलग रिपोर्ट दे रहा हो, वजीर आजम अपनी अलग रिपोर्ट दे रहा हो, तिजारत का वजीर अपनी अलग रिपोर्ट दे रहा हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो भी वो तस्वीर होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कंसेंसस के साथ वो डिसीजन लिए जाते हैं, ये नहीं है तो फिर कोई और बातें हैं वो फिर मैं समझता हूँ कि बात और तरफ निकल जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिलावल साहब चाहते हैं कि बजाय अपनी कारकर्दगी के तो लड़ाई झगड़े के साथ सियासत की जाए, तो ये वो जमाना नहीं है। तो लोगों को एक एक चीज का पता है कि क्या किया हुआ है। अच्छा। तो लिहाजा बेहतर है कि वो फोकस करें कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएं, जो तो उन्होंने जीरो है सिंध में उनकी। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाती कैपेसिटी में ये बयान दे रहे हैं या ये पार्टी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी के तहत इस तरह के बयान आ रहे हैं? ये तो आपको पार्टी वाले भी बता सकते हैं कि वो उनकी जाती राय है। जाती राय तो एक बार मरतबा हो जाती है और वो हर जलसे में तसलसल के साथ बोले हैं। जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब की आशीर्वाद उनको होगी और वो भी सुनते होंगे इनके बयानात वो जो दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में वो हमारे साथ कैबिनेट के मेंबर भी रहे हैं और उनके और भी बहुत सारे वज़रा थे और भी लोग बड़े अहम ओहदों पर फाइल थे। तो अभी जो चेयरमैन पीसीबी भी ये जो उनके थे वो और भी बड़ी अहम पोस्टें जो उन्होंने ली थी।
तो हम समझते हैं कि तलखी की तरफ ना जाए तो बेहतर है, वरना वो क्या कहते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा, आपको क्या लगता है, क्योंकि जरदारी साहब की तरफ से कुछ इस तरह के बयान निकल कर आते नहीं, तो कहते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन पर हमें मुकम्मल एतमाद है, वो किसी किस्म की कोई तनकीद कर नहीं रहे अपने माजी के इत्तेहादियों पर, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मतलब उनकी पार्टी पॉलिसी होगी या नहीं, ये एक बंदे की जाती राय हो सकती है, भले वो चेयरमैन क्यों ना हो? ठीक है, नहीं ये मैंने आपको जाती कैपेसिटी की नहीं बात की, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, तो ये उन्हीं के लोगों को जवाब देना चाहिए इसका। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को इज्तनाब करना चाहिए इस तरह की कंट्रोवर्सी पर, वरना बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो मुनासिब होगा कि फोकस करें कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अवाम के पास जाना है, अवाम को बताए कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया। तो सर अगर मैंने आपसे पूछना ही चाह रहा था कि लेट सपोज अगर ये जाती कैपेसिटी का बयान आपको लग रहा है पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती है, ये जाती कैपेसिटी का बयान है, तो इस सारे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो सकता है, या चले पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ये काफ़ी ज़्यादा अर्ली क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपकी नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की मुलाकात हो सकती है इन तमाम बयानात के बाद, जब ये बाबाओं का जिक्र हो रहा है, दीगर चीज़ों का जिक्र हो रहा है? वो अपने बाबा की तरफ तवज्जो दें। हमारा जो लीडर है, लीडर नवाज शरीफ, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। तो अवाम ने उनको वोट देना है, अवाम में वो जाते आते हैं, तो वो अपने बाबा की सेहत की तरफ छोड़ दें, अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। चलें, तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। और इस तरह की मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनको इज्तनाब करना चाहिए, वरना जबान सबके पास है। तो हम नहीं चाहते कि कोई तलखी हो, इलेक्शन लड़े, और कल इकट्ठे भी बैठ सकते हैं हम इलेक्शन लड़ने के बाद, हमें मिलकर भी शायद काम करना बनानी पड़ जाए। ओके, पीपल्स पार्टी के साथ, इसमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि उतनी बात करनी चाहिए कि कल आपको उसको फेस करने में। ठीक है, चले सर आगे बढ़ते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि 129 नशिस्तें वो हासिल कर लेंगे कौमी असेंबली की पंजाब से। सर इतनी तो आपने 2013 में भी नहीं की थी। मतलब अभी अगर मैं बात ही करूं तो इस वक्त महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, 18 महीने की हुकूमत लेड बाय मुस्लिम लीग नून, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों में नाराज़गी है, बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा आप लोग सीटें ले लेंगे और सिंपल मेजॉरिटी बना लेंगे, तो फिर ये प्री इलेक्शंस इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, बाब से? आपको क्या मसला है कि हम ए के साथ इत्तेहाद करें, बी के साथ करें, सी के साथ करें? कौन कोई हो, हमें होता है गाइड करने वाला कि क्या वो इसराइल की पार्टी है, क्या वो पाकिस्तान के बाहर? सर आपको ये बात उस वक्त सर एक मिनट, ये बात आपको उस वक्त क्यों नहीं याद आती जब आप कहते हैं बाप का बाप कोई और है, जब आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर इल्जाम लगाते हैं? उस वक्त मैं तो नहीं कहता सर, आप लोग ही फिर इस तरह से बिहेव करते हैं कि शायद वो इजराइल की पार्टी है। तो अब जब आप लोगों का मफाद होता है तब आप कहते हैं कि जनाब इसी मुल्क की पार्टी है, और जब मफाद नहीं होता तो फिर आप कहते हैं बाप का बाप कोई और है, फिर आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर इल्जाम लगाते हो। और ये वही पार्टी है जो पीटीआई के साथ भी थी। सर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भी देखिए सियासत में तलखी भी होती है, वो यहाँ पे कौमी मफाद हो वहाँ पर हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। अगर मुल्क की मईशत की बात है तो हमारा टेबल ओपन है, हमारे दरवाजे खुले हैं। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी मसाइल का हल हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ कर हल निकालना होगा। इलेक्शन के बाद हम तमाम लोगों को दावत देंगे। अल्लाह पाक ने हमें फतह दी, अल्लाह ताला ने हमें इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में कामयाब किया, तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टेबल में बिठाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे और मिल बैठ कर हुकूमत करके पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल कर कौन से मसाइल हल करना चाहते हैं। हमारे सियासतदानों के तो मसले कभी भी नहीं खत्म हो सकते आपस में लड़ाई झगड़े से। तो बेहतर है कि आप कौमी मफादात के लिए चंद साल के लिए अपनी लड़ाई झगड़े भूल दें और पाकिस्तान की आवाम की फिक्र करें, उनको कैसे मसाइल से निकालना है, उनको कैसे खुशहाल बनाना है, कैसे इंडस्ट्री चलानी है, कैसे इंडस्ट्री का पहिया चलाना है। चले मैं एक सेकंड के लिए बात मान लेता हूं, और आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी सोच है, और आई होप एंड आई विश कि तमाम लोगों की इस तरह की सोच हो। लेकिन अवाम के मसाइल तो सर बहुत बाद में आते हैं। अभी आपके अपने इत्तेहादी के मसाइल बहुत ज़्यादा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहले भी आपकी इत्तेहादी थी, अभी भी आपकी इत्तेहादी बनने की कोशिश करिए। उनकी अपनी शिकवे शिकायत मसाइल बहुत ज़्यादा है। इस बार हो जाएंगे उनके मसाइल या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, या सीट एडजस्टमेंट पर बात हो रही है आपकी उनसे? अभी हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 16 महीने हमारे साथ इत्तेहाद में नहीं है, हमारे अलायंस में है, वो वजारत हमारे साथ हुकूमत में रहे।
तो देखें जी, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंसेज होते हैं, जीतने के बाद दुनिया में होते हैं, हमारे हमसाया ममालिक में होते हैं। तो ये कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग वोट देते हैं, तो वोट की ताकत से आते हैं, उनसे बातचीत भी होनी चाहिए। वो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता कि जो बातचीत के दरवाजे बंद कर दे। ये मैं समझता हूँ कि अहमकाना सोच है। पाकिस्तान के लिए सोचें आप भी, हम सब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान के मसाइल हल करने की तौफीक अता करे और हम सबको। लेकिन सर मैं थोड़ा प्रिसाइजली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में, कि सर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आते हैं तो आपसे ही मुतालबा करेंगे कि जनाब 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की जाए। उसकी वजह भी उन्होंने बयान की है। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन मौजूद थे, उन्होंने मुझे बात बोली थी कि जनाब हमें हमेशा वादा किया गया, 18वीं तरमीम लाई गई, लेकिन इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए, तो हम 18वीं तरमीम के खिलाफ इस बात का बरमला उन्होंने इजहार किया। आपका 18वीं तरमीम में तरमीम करने का कोई इरादा है पार्टी के अंदर? इस हवाले से कोई बात हुई? देखिए, मैं इस पर अभी कोई कमेंट पास नहीं करूंगा कि जब उनसे गुफ्तगू शनीद होगी तो ये बैठ के मसाइल हल होते हैं। आगे 18वीं तरमीम हुई, आप उसमें गुफ्तगू शनीद से हुई, अगर उसमें कोई लकूना रह गए हैं वो भी मिल बैठे, पाकिस्तान के लिए मिल बैठने के लिए हम तैयार है। ठीक है, और तमाम लोगों को बैठा कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है MPM भी, और हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, जो मामला है उनको। ठीक है जनाब। आबिद शेर अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब। तमाम सवालात के जवाब दे रहे हैं। ऐसी बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो 18वीं तरमीम में तरमीम के हवाले से बरमला इजहार कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी अपना नहीं रही, इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद नहीं कर रही। ये अपने अंदर एक सवालिया निशान है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।